that some of the part of Mr. Ravi Ranjan sir was left, and definitely we are lacking with time, and time machine is indicating that we have suffering from the purview of time, but still as per the request made by him, again I am willing to call and requesting him to conclude his all remark in 10 minutes, please. I welcome all of you once again, and after a great refresher, we must be feeling refreshed once again, so that we can discuss few issues which are left, and I will sum up. I will try my level best to sum up within 10 minutes. Now, one of the issues which are relating to bail, and on bail, Honorable Patna High Court has given a very beautiful judgment, and I must tell you, all of us must read that judgment. And the judgment was pronounced by Honorable Justice Ashwini Babu, and the name of judgment is Lalu Kumar versus State of Bihar. In that, several issues were discussed by Honorable Justice Ashwini Kumar, and more particularly issue related to bail. Honorable Justice has beautifully explained that whether the seriousness of offence is a matter of importance while disposing of the bail application or not. Then the judgment says that seriousness of offence has no relevancy while disposing of the bail application under section 12 of the JJ Act. So we are not supposed to consider the seriousness of this is a matter of murder, the boy has committed murder, boy has committed rape. So seriousness हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोगों को ये देखना है कि बेस्ट इंटरेस्ट चाइल्ड का कहाँ है, वेदर ही शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और ही शुड बी गिवन अ लिबर्टी. तो एक जो फिलॉसफी है चिल्ड्रन जस्टिस सिस्टम में, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुड बी टेकन एज ए मेजर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट. हमेशा जो है, जैसे हम लोग नॉर्मल जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें कहते हैं बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन, यहाँ भी हम लोग जो है वही करते हैं. यहाँ जेल जो टर्म है उसको हम लोग हटा दिए हैं इस एक्ट से, यहाँ इंस्टीट्यूशन यूज किया गया है वर्ड. तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है दैट शुड बी रिसोर्टेड एज ए मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. उसको हमको देखना है कि क्या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि नहीं है. इसलिए नहीं कि मर्डर कर दिया इसको भेजना ही पड़ेगा हमको ऑब्जर्वेशन हो, इसलिए नहीं कि इसने मोटरसाइकिल लूटा है इसलिए इसको हमको भेजना ही पड़ेगा. हमको सीरियसनेस नहीं देखना, हमको देखना है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट कहाँ है. क्या इसको ऑब्जर्वेशन होम में रख करके या इंस्टीट्यूशन में रख करके इसको काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्या जो इसका गलत संगति इसको पड़ा है समाज में उसको दूर करने की आवश्यकता है. तो उसके लिए अगर ऐसी आवश्यकता है तो हम ज़रूर उसको रखेंगे, ज़रूर उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे. लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये गलती से हो गई है, फर्स्ट टाइम जो है पढ़ने वाला बच्चा है, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा है, लेकिन किसी बहकावे में आकर के ये काम हो गया, या गलत संगति में जा रहा था वहाँ पे कुछ गलती हो गई दूसरे से, ये भी फंस गया. तो ये सब सारा फैक्टर हमको देखना है बेल के दौरान. तो सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस जो है उसको हमको ज़्यादा नहीं देखना है, हमको नहीं देखना है. हमको देखना है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट कहाँ है, इन द इंस्टीट्यूशन और विद द पेरेंट्स. तो जो जूरिस्प्रूडेंस है वो यही कहता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुड बी टेकन एज ए मेजर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट एंड बेल इज़ अ रूल. ये हो गया बेल के संबंध में. दूसरा चीज़ है बेल हम लोग जो रिजेक्ट करते हैं, तो बेल जो रिजेक्शन का जो ग्राउंड है वो 3 ही ग्राउंड दिया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में. उसी 3 ग्राउंड को हमको ध्यान में रखना है कि क्या इस 3 ग्राउंड पे वो फॉल करता है या नहीं फॉल करता. अगर फॉल करता है तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, अगर नहीं फॉल करता है तो उसको हम जो है बेल देंगे. वो जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेल के लिए वो ये है कि हमको देखना है कि वेदर द रिलीज ऑफ द चाइल्ड इज लाइकली टू ब्रिंग
द पर्सन इनटू एसोसिएशन विथ एनी नॉन क्रिमिनल, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो फिर से वो किसी नॉन क्रिमिनल के संगति में तो नहीं चला जाएगा, ये देखना है हमको। दूसरा कि एक्सपोजेज द सेड पर्सन टू मोरल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर, क्या उसको मानसिक रूप से जो है उसको शारीरिक रूप से उसके ऊपर में कोई और खतरा तो नहीं हो जाएगा इसको छोड़ने के बाद। और जो तीसरा है और जो इम्पॉर्टेंट है कि पर्सन्स रिलीज वुड डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस। अगर सपोज कीजिए किसी CICL ने डे ब्रॉड लाइट में किसी के ऊपर में गोली चलाया है और वो आता है और पता चलता है कि वो किसी गैंग का मेंबर भी रहा है, तो उसको जो है हम कहेंगे कि अगर इसको हम आए और तुरंत इसको अगर छोड़ दे तो जो पूरा का पूरा स्कीम ऑफ जस्टिस है वही डिफीट कर जाएगा। उसको सुधारना है, न कि उसको भेज देना है, छोड़ देना है उसको। तो ये 3 ग्राउंड हमको ध्यान रखना है कि वेदर द रिलीज इज लाइकली टू ब्रिंग द पर्सन इनटू एसोसिएशन ऑफ एनी नॉन क्रिमिनल, और एक्सपोजर द सेड पर्सन टू मोरल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर, और द पर्सन रिलीज वुड डिफीट द एंड ऑफ जस्टिस। यही 3 ग्राउंड है जिसपे कि हम ध्यान देते हैं ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ बेल पिटिशंस। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑनरेबल कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि बेल बॉन्ड का क्या कंसेप्ट है वहाँ पर। तो सपोज कीजिए कि हमने उनको कहा कि एक 5,000 इंटू 2 या 10,000 इंटू 2 सिक्योरिटी दीजिए, लेकिन पता चलता है कि वो सोशली इतना ये है कि उसके पास कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में। तो उस केस में सेक्शन 12 का जो प्रोविज़न ही है वो हमको पावर देता है कि अगर 7 दिन तक बच्चा अगर कुछ नहीं दे पा रहा है या बच्चे के पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं तो हम कंडीशन ऑफ बेल बॉन्ड को हम खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको हम पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ सकते हैं विथ और विदाउट सिक्योरिटी। तो ये बेल का कंसेप्ट है। जे बोर्ड के सामने में प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बारे में सर ने बता ही दिया है, उस पर हमको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इशू रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के संबंध में सेक्शन 74 जो है वो कहता है कि किसी भी मीडिया मोड में, प्रिंट हो, वेदर इट इज़ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, कोई मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, कहीं भी उससे संबंधित किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश हमको नहीं करना है। जो बोर्ड के पास अवेलेबल है उसका डिटेल्स उसको हमको पब्लिश नहीं करना है, उसको किसी को देना नहीं। और इस संबंध में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो रूल है बिहार जे रूल में, वो अभी हम लोग सर्टिफाइड कॉपी जब दे रहे थे तो पता चला कि सर्टिफाइड कॉपी ऐसे ही निकल रहा है। फिर मैंने क्वेरी किया बोर्ड में तो पता चला कि कोई भी फाइल कर दे रहा है तो उसको लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड पार्टी है इसलिए इसको दे दीजिए। लेकिन ये जे एक्ट मना करता है। जे एक्ट का जो स्कीम है वो कहता है, सेक्शन 74 तो कहता है कि इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है किसी भी फॉर्म में। जितना भी तरह का रिपोर्ट आ रहा है बोर्ड में, SIR हो, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो, SBR हो, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट हो, वो किसी का नकल नहीं देना है, किसी का नकल नहीं देना है हमको। नकल हमको जो देना है, जो जैसे FIR है, चार्जशीट है, ये सब का जो देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम देंगे उसके पेरेंट्स को, उसके गार्जियन को, या जो लीगली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनका वकालतनामा फाइल है उसी का। अभी मैंने ये लगाया है तो एक मुंशी जो है आके कह रहा था कि हम सर RTI फाइल करेंगे। हम कहा ठीक है फाइल करो, है ना। तो इस संदर्भ में एक बड़ा अच्छा रूल जो है बिहार जे रूल का रूल 7 सब रूल 10 है, जो कहता है कि जे बोर्ड शैल प्रोवाइड ऑन डिमांड सर्टिफाई कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द केस एंड ऑर्डर पास्ड टू द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स और गार्जियन। बस इतना ही कह रहा है। अब इसमें हम थर्ड पार्टी को कैसे दे दें अगर वो कहीं उसका मिसयूज कर लेगा तो इसके लिए पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई। अगर कोई आदमी अगर चाइल्ड से रिलेटेड आइडेंटिटी जो है उसको डिस्क्लोज करता है, प्रिंट मीडिया में देता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देता है कि इसने ये बच्चा है, इस केस में मुदाला है, इसको जो है ये फलाने गांव का है, तो उसका पनिशमेंट सेक्शन 74 जो है उसके लिए 6 महीने का सज़ा भी करता है, उसमें सज़ा भी हो सकती है। और साथ ही इसके लिए डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड की बात की गई है कि जन आइडेंटिटी उसकी रहेगी नहीं तो डिस्क्लोज कहाँ से होगा। तो जितना अपील पीरियड है, अगर हमारे यहाँ केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो अपील का जो टाइम है उतने दिन तक ही रिकॉर्ड हमको रखना है, या अगर वो अपील नहीं फाइल करता है तो हमको 7 साल तक ही रिकॉर्ड रखना है, उसका डिस्ट्रक्ट कर देना है, उसको हमको डिस्ट्रक्शन कर देना है। सिर्फ हम वैसे ही रिकॉर्ड को रखेंगे जो सर के यहाँ एज ए एडल्ट ट्रायल होता है सेशंस कोर्ट में, चिल्ड्रन कोर्ट में, उसी रिकॉर्ड को हमको रखना है। बाकी जो ट्रायल हमारे यहाँ इंक्वायरी होती है उस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देना है। अब जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के बारे में,
तो चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के बारे में बता चुके हैं। प्री प्रोडक्शन में भी हमको एटमॉस्फेयर देना है उसको चाइल्ड फ्रेंडली, बोर्ड के सामने में आता है उस समय भी हमको उसको चाइल्ड फ्रेंडली देना है। प्री प्रोडक्शन में आपको अगर कोई क्वेरी करना है तो उसको चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर में ले जाना है पुलिस स्टेशन के पास, न कि पुलिस थाने में उसको बैठा करके है ना उसको इंटेरोगेट कर रहे हैं, ये नहीं करना है। दूसरा जो है पोस्ट प्रोडक्शन हमारे पास जब आता है तो उसको चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कैसे देंगे, तो हम जो है बोर्ड का व्यवस्था ही सरकार ने ऐसा किया गया है, लेजिस्लेचर ने ऐसा किया है कि वहाँ डायस नहीं है, वहाँ विटनेस बॉक्स नहीं है, हमको उससे पार्टिसिपेट करवाना है, उससे पूछना है, बच्चे से कोशिश करना है कि वो कुछ बताए अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, है ना। हम लोगों को पूरा इंश्योर करना है कि बच्चा हमसे खुल के बात करे, हर स्टेज में वो पार्टिसिपेट करे, चाहे कोई भी स्टेज हो प्रोसीडिंग का, हर स्टेज में उससे बात करना है हमको। ये हो गया। उसके बाद जो है जिसके भी प्रेजेंस में बच्चा कंफर्टेबल फील करता है उसको हमको अलाउ करना है बोर्ड के प्रोसीडिंग के दौरान, सब लोगों को नहीं रखना है ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील कर पाए। दूसरा है कोर्ट रूम का जो अरेंजमेंट है वो तो हम हटा ही दिए हैं, एक्ट नहीं हटा दिया है। सीटिंग अरेंजमेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ऊपर बैठे हुए हैं तो उनको लगे कि अरे ये बहुत बड़े साहब हैं, इनसे हम कैसे बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लगे कि नहीं ये तो हमारे एक फ्रेंड है जिनसे हम सारी बातें बता सकते हैं और सारा चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं कि सर हम ऐसे जा रहे थे, ऐसे हो गया मेरे साथ, है ना, हम पढ़ना चाहते हैं, सारा बच्चा बताता है। अगर हम बात करते हैं तो सारा बच्चा जो है अपने बारे में बताता है, अपने परिवार के बारे में बताता है, किस तरह से वो क्राइम में इन्वॉल्व हो गया, ये सब बताता है। तो ये तब होगा जब हम उसको चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देंगे, जब हम उससे बात करेंगे, उससे हम मजिस्ट्रेट बन के बात करेंगे, कभी वो हमको कुछ नहीं बताएगा। उसका हम दोस्त बनेंगे, बोर्ड एज ए फ्रेंड उसको ट्रीट करेगा, तभी जाकर के वो बताएगा। क्योंकि अब बच्चे पहले वाले बच्चे हैं ना, अब सब स्मार्ट हो गए है ना। वो ऑब्जर्वेशन हमसे ही पूछता है सर मेरा बिल कब होगा, है ना, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गया, सब पता है उसको। तो ऐसा नहीं, तो बच्चे से जितना हम इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा उसको भी फायदा होगा और केस के डिस्पोजल में भी हमको फायदा होगा। और इतना जो है सेंसिटाइजेशन और जो अवेयरनेस प्रोग्राम था उस पर हमने कोशिश किया है कि सारे बिंदुओं को पर चर्चा करते हुए इसको समअप करें, और टाइम भी कम है इसलिए जो है कोई क्वेश्चन हो तो सर जी। जी SHO डेजिग्नेट कर दिया गया, नेक्स्ट टू SHO। सर हाँ तो एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स हु हैज़ आइदर ज्वाइंड फिजिकली और वर्चुअली? CWPO और SJPU। अच्छा, देखिए DCPU जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो नेक्स्ट टू DM होते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से होते हैं। उनका काम है ये जो स्कीम ऑफ द एक्ट है उसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं बोर्ड को, वो सब मुहैया कराना। बच्चे को रिहेबिलिटेशन प्लान कराना है, किस स्कीम में उसको ये करना है, इन्वॉल्व करना है, ये सब सारी बातें हम लोग DCPU के कंसल्टेशन में ये डिस्कस करते हैं। जैसे जितना भी इंस्टीट्यूशन है, वेदर इट इज़ बाल गृह, बालिका गृह, सब जो है DCPU के अंडर में फंक्शन करता है। ठीक है, DCPU जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो कि मॉनिटर करती है इन सब इंस्टीट्यूशंस को, बोर्ड को मॉनिटर नहीं करती है, वे इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर करती है। बाल गृह हो, एडॉप्शन एजेंसी हो या ऑब्जर्वेशन होम, इस सब को मॉनिटर करती है, मॉनिटरिंग बॉडी है। उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हमको मुहैया करवाना है वो सब देखती है। और CWPO जो होते हैं, सर ने जैसा बताया कि नेक्स्ट टू SHO जो हैं उनको डेजिग्नेट कर दिया गया CWPO। और सर और SJPU जो होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट में जो DYSP होते हैं उस रैंक के पदाधिकारी को SJPU का हेड जो है नोडल ऑफिसर बनाया। नोडल ऑफिसर जो होते हैं सारे CWPO जो होंगे सारे थाने के, उनके एक नोडल पदाधिकारी होंगे, वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में जो हेड होंगे वो DYSP होंगी, उनके साथ कुछ एक सोशल मेंबर भी होंगे, है ना। तो CWPO थाना में होते हैं, SJPU जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, या ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं भी बनाया जा सकते हैं, हर एक सिटी में बनाया जा सकता है SJPU अगर क्राइम ज़्यादा है वहाँ। तो केस का जो मॉनिटरिंग है वो CWPO को देखना है। लेकिन ये चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पा रही है कि CWPO कौन से थाने में कौन है। उनका नंबर हम मांगे हैं आपसे, रिमाइंडर भी भेज दिए हैं, काइंडली उसको आप भेज देंगे एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, तो हम उसका नंबर रखेंगे ताकि बहुत सारा जो प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे आईओ को समझ में नहीं आता है कि सर ये हमको लेके आना है या CWPO को लेके आना है।
हम पूछते हैं CWPO कौन है, तो सर ये क्या होता है, CWPO तो है ही नहीं हमारे यहाँ थाना में। तो सेंसिटाइजेशन की भी आवश्यकता है, खास करके जो थाने में काम करने वाले लोग हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनको जानकारी की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आधा काम तो वही कर रहे हैं जे बोर्ड। उसको प्री प्रोडक्शन से ले करके प्रोडक्शन के दौरान जो FR वगैरह जो लाते हैं हमारे यहाँ, वो सब दायित्व उन्हीं के ऊपर में है। एनी अदर क्वेश्चंस? पेरेंट कोर्ट में, उसमें जुवेनाइल इन्वॉल्व नहीं है। पेरेंट जुवेनाइल है, हाँ। जैसे हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर वो हमारे पास आता है, फिर कहते हैं कि इनको कहाँ ले जाएं, हाँ, अगर वो कहीं जाने में तैयार नहीं है। नहीं तो वो तो वैसे केस में जैसे वो तो ऑल टू डिफरेंट केस हो गया, जिसमें जो मान लीजिए कि किसी का 164 आप बयान नोट करते हैं और वो जो है माइनर है, तो माइनर है तो उसको आप बाल गृह में रखवाएंगे। हम भेजेंगे आपको, हाँ, अगर नीड एंड केयर प्रोडक्ट CWC को आप रेफ़र कर सकते हैं। हाँ, रेफ़र कर सकते हैं। वो अपना उस किसी इंस्टीट्यूशन में रखवाएगी, है ना, जो बच्चों के लिए है। सर Section 9 की when a child in conflict of law is brought before the court. Section 9 में आपने कहा कि assessment कर देना है एज का। वो सेक्शन 9 क्लॉज 2 Section 9 clause जी। Section 9(1) में प्राइम ऑफिस लेकिन during the investigation, if a child is conflict with law along with a child, along with adult, along with adult, yes, along with adult is brought before a magistrate other than the juvenile justice. करेक्ट। तो वहाँ क्या प्राइम ऑफिस कहाँ पे प्रावधान करेंगे कि वे प्राइम ऑफिस जो लगता है चाहिए तो डायरेक्ट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास जैसे ही एज सुन एज CICL चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ along with other adults is being produced by the CWPO या जो पुलिस ऑफिशियल है आपके सामने में, जो नॉर्मल कोर्ट है उनके सामने में, तो आपको अगर प्राइमा फेसी वहीं दिख रहा है कि ये बच्चा है, तो आप वहीं से रिकॉर्ड स्प्लिट अप कर देंगे। ये 9(2) और 9(1) तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी का पिक्चर में आता है। ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेशन नहीं, किसी स्टेज में है, FIR के बाद किसी स्टेज में है, तो फिर आप उसको रखेंगे कहाँ? आप उसको जेल भेजेंगे? यही वहाँ एक जैसे किसी नहीं, एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग वो लिखा हुआ है। सर फर्स्ट प्रोडक्शन तो सेक्शन 9 जो है वो सर एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग की बात करता है। एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग जो है वो अगर प्रोड्यूस होता है एंड इफ़ यू फाइंड प्राइमा फेसी दैट द पर्सन इज बिलो 18, तो उसको उसी समय में स्प्लिट अप करके रिकॉर्ड को और बच्चे को लेकर के भेज देना है जज बोर्ड के सामने। संतोष बाबू 9(1) की अटैक करें। 9(1) उस केस में 9(1) है, प्राइमा फेसी 9(1), अगर जुवेनिलिटी क्लेम करता है तो 9(2). सर थैंक यू, होप दिस सेशन वाज वेरी फ्रूटफुल टू यू and it will give more insights while working as a judicial officer, as other stakeholders, SHO, probation officers, CWC, other stakeholders who have joined this program through virtual mode will be benefited. I have tried my level best to give my insights on each and every topic which has been assigned by Juvenile Justice Secretariat, and therefore now I am summing up my lecture on this very issue. Thank you very much.